कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल परिवार से जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। जब पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पहले तो उन्हें लगा शायद कुछ मामूली बात होगी, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, दोनों घबरा कर घर से बाहर निकल आए। और जो नजारा उन्होंने बाहर देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ डर था, जैसे कोई भयानक साया उनके पीछे पड़ा हो। जेसन और बेथ ने देखा उनके पड़ोसी भी घबराए हुए जल्दी जल्दी अपने घर खाली कर रहे थे। जेसन ने आवाज लगाई, अरे क्या हुआ? तुम लोग घर छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब तक नहीं दिया। सब बस भागे जा रहे थे। फिर जेसन की नजर पड़ी अपने पड़ोसी के बेटे पर। वो बच्चा अपने कपड़े और जरूरी चीजें बैग में भर रहा था। जेसन ने धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चा कुछ पल के लिए रुका, फिर डरती हुई आवाज में बोला, अंकल, पापा के दोस्त गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल चुका है और वो वायरस नॉर्मल इंसानों को मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ गई और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। जेसन ने आवाज लगाई, तुम्हारा बेटा किस वायरस की बात कर रहा है? उस औरत ने जवाब दिया, अभी बताने का वक्त नहीं है। अपनी वाइफ और बेटी को लो और इस शहर से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। बिना एक सेकंड गंवाए जेसन ने अपनी फैमिली को कार में बिठाया और शहर से बाहर निकलने लगा। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने देखा वो पड़ोसी जो कुछ देर पहले भाग रहे थे अब वापस लौट रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जेसन और उसकी फैमिली ट्रैफिक में फंस गए। जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो देखा शहर से बाहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह पुलिस ने बंद कर रखा था। आसमान में हेलीकॉप्टर घूम रहे थे। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंज रही थी, सभी लोग अपने घर वापस लौट जाएं। शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये सुनकर जेसन के माथे पर शिकन पड़ गई। वो बुदबुदाया, अगर वायरस शहर में है तो हमें बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है? उसी पल पास के पहाड़ से एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ आया और धड़ाम करके सीधा उनकी कार पर गिरा। यह सब देखकर जेसन और उसकी फैमिली के होश उड़ गए। पूरा पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा था। अचानक उसी पहाड़ के पीछे से 2 मिलिट्री फाइटर जेट्स निकले जो सीधा शहर की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड में उन जेट्स ने पूरे शहर पर बम बरसाने शुरू कर दिए। पूरा शहर जल उठा, हर तरफ आग और धुआं फैल गया। जेसन की वाइफ बेथ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर वो पुलिस की बात मानकर वापस घर चले जाते तो आज शायद जिंदा न होते। अब फाइटर जेट्स सड़कों की तरफ बढ़ने लगे जहां सैकड़ों लोग मदद की तलाश में भाग रहे थे। ये देखकर सबके दिल में एक ही बात साफ हो गई, सरकार उन्हें बचाना नहीं बल्कि मारना चाहती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे, पर जेसन और बेथ को समझ आ गया था कि अब कहीं भागना बेकार है, क्योंकि वो फाइटर जेट्स उन्हें ढूंढ ही लेंगे। इसी बीच बेथ की नजर पीछे पड़ी। पहाड़ की ऊंचाई पर एक पुराना स्कूल नजर आया। जेसन ने जोई को गोद में उठाया और तीनों तेजी से उस स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर बम गिर रहे थे। किसी तरह ये तीनों पहाड़ पर बने स्कूल तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक टनल दिखी और बम फटने से कुछ ही सेकंड पहले वो तीनों उस अंधेरी टनल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का भारी दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक भयानक धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वो लोग बंकर के अंदर थे और उनकी जान बच गई। बेथ ने कांपती आवाज में कहा, आखिर ये कौन सा वायरस था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पूरे शहर को ही मिटा दिया? अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें बस इतना समझ आ गया था कि अगर जिंदा रहना है तो अब इसी बंकर में रहना होगा। लेकिन अब एक और डर था, खाना पीना कितने दिन चलेगा? और अगर बाहर सब कुछ खत्म हो गया है तो आखिर वो लोग यहाँ कब तक जिंदा रह पाएंगे? अच्छी बात ये थी कि उस बंकर में ढेर सारा एक्सपायरी खाना पड़ा था जो 3 लोगों के लिए कई महीनों तक काफी था। लेकिन जेसन की वाइफ बेथ बहुत परेशान थी। उसे अपनी बेटी जोई की चिंता सता रही थी कि अगर वो बीमार पड़ गई तो क्या करेंगे। ऊपर से बंकर का दरवाजा बंद करते वक्त बेथ का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। खून बह रहा था और दर्द भी तेज था। जेसन और बेथ दोनों डर गए थे कि कहीं ये वायरस उनके शरीर तक तो नहीं पहुंच गया। लेकिन फिलहाल सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें बंकर को पूरी तरह सील करना था ताकि कोई बाहर से दरवाजा खोल न सके। जेसन ने लोहे की मोटी जंजीर से बंकर का दरवाजा कसकर बंद किया और ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो उन्हें यहीं छिपकर रहना होगा। लेकिन जमीन के नीचे की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। हर दिन वही बासी खाना, पीने के लिए गंदला पानी और वक्त काटने के लिए बस ताश के पत्ते। ऊपर की दुनिया से उनका हर कनेक्शन टूट चुका था। कई दिन गुजर गए, पर बंकर की घुटन भरी जिंदगी अब सबको भारी लगने लगी थी। मगर बाहर निकलना मतलब सीधा मौत को गले लगाना था। जेसन के परिवार को अब सच में लगने लगा था कि शायद यही इस दुनिया का आखिरी पड़ाव है। जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे?
जाएंगे? जसन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, जब बाहर वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। फिर जसन ने जोई की आंखों पर अपनी उंगलियां बाहर की दुनिया को महसूस करवाता है, मानो कुछ पल के लिए वो उस खूबसूरत दुनिया में पहुंच गई हो। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और फिर महीने बीत गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि इस बंकर में रहते हुए 300 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। जोई अब अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। चारों तरफ तबाही फैली हुई थी, हर जगह राख, टूटी इमारतें और सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे अब इस दुनिया में कोई इंसान बचा ही नहीं है। यह सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि इस दुनिया में सिर्फ वही 3 लोग बचे हों। माँ ने तुरंत उसे समझाया, ऐसा मत सोचो, हो सकता है तुम्हारे बाकी दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हों। अब रात गहरी हो चुकी थी और डिनर का समय भी। खाना बहुत कम बचा था, इसलिए तीनों बस थोड़ा सा खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद के कारण उसे पूरा एक कैन खाने के लिए दिया गया। जोई ने जैसे ही टिन खोला वो हैरान रह गई। डिब्बा अंदर से पूरा खाली था और पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद बना हुआ था। शायद कोई चीज चुपके से अंदर घुसकर खाना चुरा ले गई थी। बेथ ने बाकी बचे सारे डिब्बे एक एक करके जांचे और जैसे ही उसने गिनती की उसके होश उड़ गए। पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर तीनों बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि यही उनका पूरा 2 हफ्तों का राशन था। बेथ की नजर वेंटिलेशन की जाली पर गई और उसे शक हुआ कि शायद कोई चूहा अंदर आकर सारा खाना खा गया है। उसने गुस्से में कहा, अगर ये वाकई चूहा है तो इसे जल्दी मारना पड़ेगा, वरना ये हमारा बचा खुचा खाना भी खत्म कर देगा। बेटी का उदास चेहरा देखकर जैसन उसके पास बैठा और बोला, छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं चाहिए। अगर खाना खत्म भी हो गया तो मैं ऊपर जाकर किसी तरह कुछ सामान ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक से खेल रही थी, तभी पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। जोई ने मुड़कर देखा, वही चूहा फिर से टिन फूड चुराने अंदर घुस आया था। इस बार उससे पहले कि वो भाग पाता, जोई ने तुरंत अपने पेरेंट्स को आवाज दी। उन्हें इस चूहे को हर हाल में खत्म करना है। जैसन गुस्से में चाकू उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। चूहा छोटा था लेकिन कमाल का तेज। वो जैसन के वार से बचते हुए दौड़ पड़ा और भागते भागते टेबल पर रखी लालटेन भी गिरा दिया। जैसे ही चूहा अपने बिल में घुसने ही वाला था, बेथ ने अचानक झपट्टा मारा और उसे पकड़कर मार दिया। तीनों एक पल के लिए खुशी मनाने लगे। आखिरकार वो चोर चूहा मारा गया था। लेकिन दूसरी तरफ लालटेन गिरने की वजह से आग धीरे धीरे फैलने लगी। जैसन तुरंत उसकी तरफ भागा और लालटेन को बंद करने की कोशिश की, मगर वो इतना गर्म हो चुका था कि जैसन का हाथ जल गया। कुछ ही पलों में लालटेन का शीशा फट गया और पूरे टेबल पर आग फैल गया। बेथ ने झट से पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। उधर जैसन ने नल से आधी बाल्टी पानी भरा और तेजी से आग पर डाल दिया। जैसे तैसे करके आखिरकार वो दोनों मिलकर आग बुझाने में सफल हुए। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आग तो वो बुझा चुके थे, पर अब उनका सामना होने वाला था उससे भी बड़ी मुसीबत से। मगर आग तो बुझ गई थी, लेकिन उसका घना धुआं पूरे बंकर में फैल चुका था। वो धुआं वेंटिलेशन जाली से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल रहा था। यह देखकर तीनों घबरा गए, क्योंकि इसका मतलब था कि बाहर किसी को भी उनके जिंदा होने का पता चल सकता था। अब सबने सांस तक रोक ली। जसन ने धीमी आवाज में कहा, शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा ले। अगर किस्मत साथ दे तो कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। तीनों डर की चादर ओढ़े पूरी रात जागते रहे। अगली सुबह उन्होंने खुद को तसल्ली देने के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांक कर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर तो चारों तरफ धुएं का मोटा गुब्बार छाया हुआ था। यह नजारा देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि उनके छिपे होने का राज खुल सकता है। तभी बेथ ने कहा, अगर इतना धुआं ऊपर उठा है तो उसके पास राख भी जमा हुई होगी, और अगर कोई उस राख को देखकर जांच करने लगे तो हमारे ठिकाने तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। यही सोचकर पति पत्नी ने फैसला किया कि अब किसी भी हालत में राख की सफाई करनी होगी। चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने से पहले जसन अपनी छोटी बेटी जोए के पास गया और कहा, जोए, मुझे वादा करो कि बाहर से चाहे कितनी भी आवाज आए या कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। बेटी से वादा लेने के बाद जसन और बेथ ने धीरे धीरे बंकर की जंजीर खोली। बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना, कहीं कोई ड्रोन या गश्त करती गाड़ी न हो। जब उन्हें यकीन हो गया कि बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, तब दोनों ने मिलकर भारी दरवाजा उठाया और बंकर के बाहर निकल गए। अब अंदर अकेली रह गई जोए। वो घबराई हुई थी। पहले तो वो दरवाजे को टकटकी लगाकर देखती रही, लेकिन काफी देर गुजर गई और कोई वापस नहीं आया। आखिर उसने हिम्मत की, स्टूल को खींचकर दरवाजे के पास रखा और उस पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर झांकने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसने देखा कि उसके माता पिता बाहर खड़े बंकर के दरवाजे को मिट्टी और पत्थरों से ढककर पूरी तरह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी जोई ने पेरिस्कोप में कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। दूर घने जंगल की तरफ से एक काली डरावनी परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। जोई ने घबराकर जोर से चिल्लाया, पापा पीछे देखो, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। उसकी आवाज उसके माता पिता तक पहुंच ही नहीं पाई। घबराहट में उसने अपना वादा भी भूल गई और फौरन
स्टूल से उतरकर सीढ़ियों पर चढ़ती हुई बंकर से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर कदम रखते ही उसका दिल बैठ गया। उसके माता पिता वहां थे ही नहीं, जगह बिल्कुल खाली। बेचैनी में जोई जोर जोर से अपने मम्मी पापा को पुकारने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबोच लिया और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। कुछ ही सेकंड बाद एक जंगली हिरणों का झुंड तेजी से उनके सामने से गुजर गया। हिरणों की वह बेकाबू दौड़ देखकर साफ समझ आ रहा था कि वे भी किसी खतरनाक चीज से जान बचा रहे थे। हालांकि जसन, बेथ और जोई बाल बाल बच गए, लेकिन बेथ का डर अब और बढ़ चुका था। तीनों को एहसास हो चुका था कि खतरा बहुत करीब है, इसलिए बिना पल भर रुके वे तेजी से बंकर की तरफ भागे और अंदर घुसते ही जसन ने लकड़ी की मोटी पट्टियों से दरवाजे को जकड़ दिया। फिर उसने लोहे की जंजीर लपेटकर दरवाजे को कसकर बंद कर दिया और कहा, किसी भी हालत में आवाज मत करना। कुछ ही पल बाद ऊपर से धीमे भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बंकर के दरवाजे तक आकर रुक गया हो। वह अजीब सी आवाज कई मिनटों तक उनके सिर के ठीक ऊपर इधर उधर घूम रही थी। ये तीनों बहुत संभलकर धीमे धीमे कदमों से बंकर के दरवाजे से दूर हटने लगे। ऊपर जो भी था उसे अभी तक पता नहीं चला था कि नीचे कोई इंसान छिपा हुआ है, लेकिन डर की वजह से जोई रोने लगी। बेथ ने तुरंत उसे गोद में खींचा और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आवाज बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। तीनों दिल की धड़कन दबाए धीरे धीरे बंकर के अंदर और आगे की तरफ बढ़ते गए। वे दरवाजे से इसलिए दूर जा रहे थे ताकि अगर ऊपर कोई बंकर का दरवाजा खोल भी दे तो उसे नीचे किसी होने का जरा भी शक न हो। लेकिन तभी जोई के हाथ में पकड़ी गुड़िया की रस्सी बंकर की दीवार में निकले हुए एक पुराने स्क्रू में फंस गई और वह स्क्रू धीरे धीरे ढीला होने लगा। जेसन और बेथ की सांसें थम गईं, क्योंकि यह वही रस्सी थी जो सीधे गुड़िया के आवाज वाले स्विच से जुड़ी थी। लेकिन कुछ करने से पहले स्क्रू एक झटके से टक करके बाहर निकल गया और उसी पल गुड़िया के अंदर से तेज म्यूजिक की आवाजें गूंजने लगीं। जेसन ने झपट कर गुड़िया छीनी और उसे चीर कर अंदर का स्पीकर तोड़ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर जो भी उनका पीछा कर रहा था उसे इनकी मौजूदगी का पता लग चुकी थी। अचानक ऊपर से भारी टक्कर की एक जोरदार आवाज आई। फिर भारी भारी कदमों की आवाजें मिट्टी को हिलाती हुई सीधे बंकर के दरवाजे के ऊपर आकर रुक गईं। उसने आखिरकार उनका ठिकाना ढूंढ ही लिया और अब वो बंकर के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऊपर से आती उस चीज की गूंजती हुई गुर्राहट और बंकर के ढक्कन पर उसकी जोरदार चोट सब कुछ साफ बता रहा था कि वो जान चुका है नीचे कोई जिंदा है। जैसे जैसे वो दरवाजे को धकेलता, मजबूत लोहे की जंजीरें धीरे धीरे करके खींचने लगी। जेसन समझ चुका था कि ये जंजीरें अब ज्यादा देर उस राक्षस को रोक नहीं पाएंगी। ऊपर से जोर की एक टक्कर हुई और पहली जंजीर टूटकर नीचे गिर गई। जेसन की सांसें रुक गईं। उसे पता था अगर वो दूसरी जंजीर भी टूट गई तो दरवाजा खुल जाएगा और उनके बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। वो फौरन पीछे की तरफ दौड़ा और दीवार के कोने में पड़ा वाटर पंप का मोटा पाइप पकड़कर पूरी ताकत से उखाड़ने लगा। यहाँ बेथ ने भी हिम्मत जुटाई और सीढ़ी पर चढ़कर पूरे जोर से जंजीर को खींचने लगी ताकि दरवाजा किसी तरह बंद ही रहे। लेकिन उसके बावजूद लोहे का भारी ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तभी दरवाजे के ऊपर एक काला साया उभरा। उसकी चमकती हुई आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे अंधेरे में कोई बल्ब जल रहा हो, मानो मौत खुद इन्हें ऊपर से घूर रही हो। जेसन ने एक पल भी सोचे बिना पाइप उठाया और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। वार इतना तेज था कि वो डरावना साया पीछे की ओर गिर गया। जेसन ने मौका देखकर उसी पाइप को दरवाजे में फंसा दिया ताकि वो फिर से खुल न सके। यह देखकर वह दानव जैसी चीज घबराकर वहां से भाग गई। लेकिन जसन का शरीर अब भी जोर जोर से कांप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ बेरहम सोल्जर्स ही नहीं बल्कि ऐसे जानलेवा राक्षस भी खुलेआम घूम रहे हैं। पूरा परिवार सीढ़ियों के पास एक जगह बैठ गया। सबके चेहरों पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब उनका छुपने का ठिकाना सामने आ चुका था। उन्हें पता था कि अब किसी भी पल हमला हो सकता है और ये भी समझ चुके थे कि अभी तो सिर्फ एक राक्षस आया था, लेकिन अगली बार जब वे लौटेंगे तो उनकी तादाद कहीं ज्यादा होगी और उनके सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कुछ ही देर बाद अचानक वो भारी अलमारी हिलने लगी। जसन और बेथ एक दूसरे को देखकर समझ गए उस राक्षस ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया है। ऊपर से भारी भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो हजारों अजीबोगरीब जीव उनके सिर के ठीक ऊपर भाग रहे हों। कुछ ही पलों बाद वे सब बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। नीचे जसन, बेथ और जोई डर से कांप रहे थे। अचानक उन्होंने एक जोरदार हमला शुरू कर दिया। इस बार उनकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। लोहे का मजबूत दरवाजा जोर से टूटकर नीचे आ गिरा और उसी पल बंकर की अंधेरी एंट्री पर अनगिनत चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। यह देखकर वे तीनों घबराकर पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन वे राक्षस उनके पीछे पीछे बढ़ते ही जा रहे थे। घबराहट में बेथ ने हाथ से तेल का लैंप फेंक दिया, जिससे उनके बीच की चादर में आग भड़क उठी। फिर दोनों ने मिलकर भारी अलमारी को पकड़कर उनके बीच रास्ते को ब्लॉक कर दिया। वह सभी घबराकर तेजी से बंकर के अंदर की ओर भागने लगे, लेकिन उन्हें साफ समझ आ रहा
था कि यह सब उनके दुश्मनों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। उनके पास अब सच में कोई बचने का रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक बच्ची की नजर नीचे की तरफ खुले एक छोटे से वेंटिलेशन पर गई। जसन ने बिना समय गंवाए उसे तोड़ा और पूरी ताकत लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को उस तंग रास्ते से बाहर धकेल दिया। लेकिन जब खुद निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह बीच में फंस गया। दूसरी तरफ से राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जसन जान चुका था कि अगर उसे बचना है तो किसी तरह यहाँ से निकलने का और कोई तरीका उसे तुरंत ढूंढना ही होगा। इसीलिए उसने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने ही कंधे की हड्डी तोड़ डाली और वह दर्द के मारे जोर से चिल्ला उठा, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए किसी तरह वेंटिलेशन के अंदर घुस गया। बेथ ने बिना एक सेकंड गवाए उसे बाहर खींचने की पूरी ताकत लगा दी। जसन जैसे ही बाहर निकलने वाला था तभी अचानक एक भारी जीव ने आकर उसके पैर को जोर से पकड़ लिया। जसन समझ चुका था कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है। उसने आखिरी बार अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जोई को सुरक्षित रखना, और अगले ही पल वह राक्षस जसन को बंकर के अंदर खींच लेता है। लेकिन जसन बंकर के अंदर राक्षसों से डरने के बजाय उल्टा उन्हें चिल्लाकर कहता है, आओ देखता हूँ तुम में कितना दम है। बेथ और जोई ने जब नीचे झांक कर देखा तो अंदर से भयानक चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। बेथ समझ गई कि उसका पति अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें भागने का मौका दे रहा है। दिल टूटने के बावजूद वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग पड़ी और रास्ते में छिपते भागते दोनों काफी दूर निकल आए। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अजीब महसूस हुआ। सामने जो हाईवे बाहर की दुनिया की तरफ जाता था उसकी जगह अब एक विशाल ऊंची दीवार खड़ी थी, यानी अब इस शहर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। तभी अचानक दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। बेथ ने पलट कर देखा तो वह एक आर्मी हेलीकॉप्टर था। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा और अगले ही पल उन पर अपनी तेज स्पॉटलाइट डाल दी। बेथ और जोई जैसे ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी ऊपर से उन पर एक बड़ा जाल फेंका गया जो सीधा दोनों के ऊपर गिरा और उन्हें बुरी तरह फंसा दिया। दोनों पूरी ताकत लगाकर जाल से निकलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वह जाल इतना मजबूत था कि हिलना भी मुश्किल हो गया। जाल की जाली के बीच से झांकते हुए बेथ ने देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और तभी यहाँ से कहानी का असली सच सामने आने लगता है। ये जो बंदूकें थामे पीली आंखों वाले लोग अब तक राक्षस लग रहे थे, असलियत में वे ना तो किसी एलियन प्रजाति के थे और ना ही किसी वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे। दरअसल ये सब मिलिट्री के सोल्जर्स थे जिन्होंने गैस मास्क और नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे। उन्हीं गॉगल्स की पीली चमक उन्हें किसी डरावने प्राणी जैसा दिखा रही थी। लेकिन असली सवाल यह था, आखिर आर्मी ही इन आम लोगों की जान की दुश्मन क्यों बन गई थी? इस रहस्य का जवाब कहानी के बस कुछ ही हिस्से बाद खुलने वाला था। अब तक बेथ और जोई पूरी तरह इन सोल्जर्स की गिरफ्त में आ चुकी थीं। तभी उनमें से एक सोल्जर ने एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाला और बिना कुछ कहे पहले बेथ के गले में चुभाया, फिर उसी सुई को जोई के गले में चुभा दी। जब इनके ब्लड की जांच की गई तो रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। बेथ और जोई दोनों उस जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड पाई गईं। इसका मतलब था कि अब ये दोनों बाकी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन चुकी थीं, और ऐसे लोगों के साथ गारमेंट क्या करती है ये सबको पता था। उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाता है। असलियत यह थी कि जब यह वायरस पहली बार फैला था तभी इस छोटे से शहर के सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आ चुके थे। यह वायरस हवा के जरिए फैलता था और किसी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पलक झपकते ही पहुंच जाता। सबसे खतरनाक बात, जिसे यह लग जाता उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वह इन्फेक्टेड है, और गारमेंट के पास इस वायरस को रोकने का कोई एंटीडोज नहीं था। इन्फेक्टेड लोगों को खत्म करने के अलावा गारमेंट के पास सच में कोई और रास्ता नहीं बचा था। बेथ यह सब समझ रही थी, लेकिन एक माँ होने के नाते वह घुट घुट कर रो पड़ी। वह सोल्जर्स के पैरों में गिरकर चिल्लाई, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो अभी बहुत छोटी है, उसे मत मारो। लेकिन जब बेथ ने देखा कि सोल्जर्स उसकी मासूम बेटी को भी इंजेक्शन देकर मारने वाले हैं, उसका गुस्सा उसके डर से बड़ा हो गया। उसकी चेहरे पर काले उभरे हुए निशान फैलने लगे। वह पूरी तरह बदलने ही वाली थी कि एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा तेजी से बहने लगा। बाकी सोल्जर्स ने पीछे मुड़कर देखा और वह कोई और नहीं मौत से लौट कर आया जसन था, पर वो मरा नहीं था। बंकर में जब राक्षसों से लड़ाई हुई तब जसन का शरीर वायरस के असर से पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। उसी हालत में उसने बंकर में घुस आए सभी सोल्जर्स को अकेले ही मार डाला। उस वक्त वह बहुत गुस्से में था। जसन के चेहरे पर काले निशान उभर आए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं, और उसके शरीर की ताकत अब कई गुना बढ़ गई थी। अब वह पहले वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि एक भयंकर रूप में बदल चुका था। वह सोल्जर्स पर झपट पड़ा और उन्हें गिरा गिरा कर मारने लगा, लेकिन मशीन गन की गोलियों के सामने उसका शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं
नहीं पाया और वह जमीन पर गिर गया। सोल्जर्स जैसे ही बेथ और जोई की ओर बढ़े, वह जाल तोड़कर पहले ही भाग चुकी थी। सोल्जर्स उन्हें इधर उधर खोजने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बेथ भी अब इंसानों जैसी नहीं रही। उसने अपनी बेटी को कार में छुपाया और खुद उन सोल्जर्स से लड़ने लगी। उसने गुस्से में कई सोल्जर्स को मार गिराया, लेकिन तभी गोलियां उसके शरीर को चीरती हुई लगीं और वह कार की छत पर गिर गई। अंधेरे में छुपी उसकी छोटी बेटी यह सब देख रही थी। माता पिता की हालत देखकर उसके भीतर भी तेज गुस्सा भड़क उठा और वह अपना आपा खो बैठी। एक ही छलांग में वह एक सोल्जर पर टूट पड़ी, उसके चेहरे से मास्क फाड़ दिया और उसे खत्म करने ही वाली थी कि बेथ ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। वह अपनी बच्ची को राक्षस बनते नहीं देख सकती थी। उसने उसे संभाला और धीरे धीरे उसकी नसों की हरियाली मिट गई और वह फिर से इंसान बन गई। लेकिन उस सोल्जर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका सेफ्टी मास्क टूट चुका था और कुछ ही मिनटों में वायरस उसके अंदर फैलने लगा। उधर जसन की हालत बहुत नाजुक थी। उसने अपनी बेटी को देखा, प्यार से उसकी आंखों पर अपनी 2 उंगलियां फेरी और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। उसी समय एक और हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगा। बेथ ने फौरन अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और जान बचाने के लिए भाग पड़ी। कबाड़ के बड़े ढेरों के बीच से गुजरती हुई वह एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। तभी सामने तेज रोशनी पड़ी और यह देखकर हैरानी हुई कि वह कोई और नहीं बल्कि पड़ोस का वही छोटा लड़का था जिसे हम कहानी की शुरुआत में देख चुके थे। फिर दोनों उसके पीछे चल दिए। वह लड़का उन्हें एक गुफा जैसी लंबी टनल में ले आया, जहां उसके माता पिता और कई दूसरे लोग भी छुप कर रह रहे थे। दरअसल वहां उनके जैसे ही वायरस से इन्फेक्टेड लोग थे जो जिंदा रहने के लिए अंधेरे में चूहे जैसी जिंदगी बिताने पर मजबूर थे। ये वायरस खतरनाक जरूर था, लेकिन जानलेवा नहीं। यह सिर्फ तभी काबू खो देता जब कोई डर जाता या गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने खुद को संभालना सीख लिया था। वे सोल्जर्स को राक्षस समझते रहे, जबकि असल में राक्षस वे खुद बन चुके थे। और यहीं आकर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।